तो गणित का पहला क्वेश्चन है 4/9 10/21 तथा 20/63 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम 4/9 10/21 और 20/63 में जो अंश की नंबर हैं इनका हम महत्तम समापवर्तक HCF निकालेंगे और जो ये डिनोमिनेटर हर में हैं इन नंबरों का LCM निकालेंगे और यही इन तीनों नंबरों का HCF होगा महत्तम समापवर्तक। तो 4, 10 और 20 का HCF होता है 2 होता है और 9, 21 और 63 का LCM होता है 63। तो 2/63 इसका HCF हो जाएगा इन तीनों नंबरों का। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक एक करके क्रमशः 20% तथा 15% की छूट देने के बजाय एक साथ छूट दे दें तो कितनी छूट देनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, छूट इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे x इक्वल टू है -20% और y इक्वल टू है -15%। छूट के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं इसमें, तो छूट इक्वल टू हो जाएगा -20 -15 प्लस -20 इंटू -15 अपॉन 100। तो -20 -15 हो जाएगा ये -35, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे 20 प्लस 15 अपॉन 100। तो 20 से 100 5 बार डिवाइड हो जाएगा, 5 से 15 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो -35 प्लस 3 इक्वल टू -32%। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 32% की छूट देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है यदि ABC का माध्य M है तथा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 है तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का माध्य होगा। तो A प्लस B प्लस C अपॉन 3 इक्वल टू M। माध्य को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, A प्लस B प्लस C जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं तो माध्य निकल जाता है। तो A B C ये 3 नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका माध्य कितना है हमको गिवन है, M गिवन है। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो जाएगा 3M हो जाएगा अगर हम 3 को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे। और हमको A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का माध्य निकालना है, तो हम इसका फर्स्ट में स्क्वायर करेंगे। वर्ग करने पर ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, M का स्क्वायर M स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू हमको 0 गिवन है क्वेश्चन में, तो इक्वल टू हो जाएगा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9M स्क्वायर। अगर हमको इसका माध्य निकालना है तो इसका अपॉन 3 कर देंगे क्योंकि 3 नंबर हैं इसमें भी, तो इसमें भी अपॉन 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3M स्क्वायर इसका माध्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3M स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है, तो दोनों में बड़ी संख्या होगी। तो फर्स्ट में हमको अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है और बाद में हमको दे रखा है 3:5 दे रखा है। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है
1 का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट में हम इसको भी 2 का डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो ये आ जाएगा 2:4 आ जाएगा ये। अब प्रारंभ में हमारा रेशियो 2:4 था, फिर अगर हमने इनमें 7 ऐड कर दिया तो ये रेशियो हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो इनके बीच का गैप कितना है, गैप है +1 का गैप है, इसमें भी +1 का गैप है। तो +1 किसके इक्वल आ रहा है हमारा, 7। एक यूनिट इक्वल टू हो जाएगा, +1 यूनिट बोल सकते हैं इसको, +1 यूनिट इक्वल टू 7 के। तो बड़ी संख्या ये 4 बड़ी संख्या होगी, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 7 इक्वल टू 7 चक्को 28 इसकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% लाभ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हमको किसके इक्वल दे रखा है, x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा x/20 हो जाएगा ये। यदि लाभ 25% हो तो x की वैल्यू कितनी होगी, यदि लाभ 25% है, यदि CP को हम x के इक्वल मान लें और SP को 20 के इक्वल मान लें, तो हम एक लाभ कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है, तो x का 25% कितना हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे x इंटू 125/100 इक्वल टू हो जाएगा ये 20 के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये 20 और ये 25 से डिवाइड होंगे, ये 4 बार डिवाइड होगा, ये 5 बार डिवाइड होगा, और 5 से 20 4 बार डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 16, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु A से B तक जाने में आपकी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा B से A वापस आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आपकी कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। औसत चाल इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है, औसत चाल अगर डिस्टेंस इक्वल है तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है xy/2xy/x+y। औसत चाल का फॉर्मूला होता है अगर डिस्टेंस इक्वल हो, तो 2 × x की जगह आ जाएगा 60 आ जाएगा, और y की जगह 40 आ जाएगा, अपॉन 60 + 40 इक्वल टू हो जाएगा ये 2 × 60 × 40 अपॉन 60, और 40 को ऐड करके आ जाएगा 100। तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 6 × 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 4 जा 48। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में नाव को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और बहाव के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो नदी के बहाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। यदि नाव की चाल हम मान लें x किलोमीटर पर आवर और नदी की स्पीड मान लें y किलोमीटर पर आवर, तो क्वेश्चन में हमको दिया है नदी के बहाव की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो x + y इक्वल टू हो जाएगा ये नदी के डायरेक्शन में, नदी की डायरेक्शन हो जाएगी नाव की चाल प्लस नदी की चाल इक्वल टू हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और बहाव के विपरीत हो जाएगा x नाव की चाल माइनस नदी की चाल इक्वल टू हो जाएगा ये 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमको नदी का बहाव की गति ज्ञात करनी है, हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये
इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा 14। तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। हमको फाइंड करना है नदी के बहाव की गति कितनी होगी, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 7 इक्वल टू y इक्वल टू आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। इसकी नदी की स्पीड होगी, नदी के बहाव की स्पीड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 45 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। कितना पानी और मिलाया जाए कि इसका अनुपात 9:10 हो जाए। तो दूध और पानी का अनुपात है मिल्क रेशियो वाटर, 3:2 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, और बाद में अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। अगर हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है, तो पहले 3 को 9 में चेंज करने के लिए हम इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इन दोनों की वैल्यू हमको गिवन है 45 लीटर गिवन है, तो 9 और 6 को ऐड करके कितना आ जाएगा, 15 यूनिट किसके इक्वल है, 45 लीटर के इक्वल है। तो एक यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 3 लीटर के, एक यूनिट 3 लीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी इक्वल है, जबकि वाटर कितना है, +4, वाटर में +4 का इंक्रीज हो रहा है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 लीटर है, तो 4 यूनिट इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिता की उम्र पुत्र से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र से 12 गुना उम्र दराज था, तो दोनों की वर्तमान उम्र होगी। माना पिता की वर्तमान एज हमने मान ली x मान ली, और उसके पुत्र की एज मान ली हमने y मान ली। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, 20 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 12 गुना उम्र दराज था 20 वर्ष पूर्व, तो सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 12y इक्वल टू आ जाएगा ये 20 माइनस 240 इक्वल टू आ जाएगा -220 आ जाएगा इसका आंसर, -220। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो 2y माइनस 12y इक्वल टू हो जाएगा ये -220। तो ये -10y इक्वल टू आ जाएगा -220। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 0 से 0, तो y की वैल्यू, y सन की एज कितनी आ जाएगी, 22 ईयर। सन की एज 22 ईयर आ गई, और अगर y की सन की एज 22 है तो उसके पिता की आयु कितनी है, उसकी दुगुनी आयु है, तो उसकी एज हो जाएगी 44 ईयर। x इक्वल टू हो जाएगा 44 ईयर। इस इक्वेशन से पिता की आयु आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8% वार्षिक की दर से 10,000 रुपये का 9 माह में ब्याज होगा। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू होता है मूलधन दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो हमको इसमें P इक्वल टू दिया है 10,000, R इक्वल टू दिया है 8%, और टाइम इक्वल टू दिया है हमको 9 माह दिया है। तो 9 माह को हम लिख सकते हैं 9/12 लिख सकते हैं। तो 9/12
12 ईयर के फॉर्म में 9/12 लिख सकते हैं इसको, अपॉन 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से ये 2 बार डिवाइड होगा, ये 3 बार डिवाइड होगा, 3 से 9 3 बार डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 6 इंटू 100 600। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x² माइनस 6x प्लस ए व्यंजक x माइनस 2 से विभाजित होता है तो a का मान होगा। अगर x माइनस 2 3x² माइनस 6x प्लस ए से डिवाइड होता है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इसमें 2 के इक्वल होगी। और अगर हम x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो 3x² माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0 कब आएगा 0, जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस ए इक्वल टू 0। तो प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा तो ए इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित होती है, 100 तो नहीं होगी, 101 नहीं होगी, 102 6 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या हो जाएगी इसकी 102, फर्स्ट संख्या 102 हो जाएगी। दूसरी संख्या हो जाएगी, इसमें 6 से ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगी। थर्ड हो जाएगी 114 हो जाएगी, ऐसे करके बढ़ते जाएगी। और लास्ट संख्या क्या हो जाएगी जो 6 से विभाजित होगी। इन सभी में चेक करेंगे कि 6 से कौन डिवाइड होता है। तो फर्स्ट में इससे चेक करेंगे, ये तो नहीं होती है 6 से, ये भी नहीं होगी। अब इसको चेक करेंगे तो ये कितने 6 से डिवाइड होती है, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 जा 36, तो 996 इसका लास्ट टर्म हो जाएगा जो 6 से डिवाइड होगा। तो अब इसमें हम लगाएंगे AP वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें AP इक्वल टू होता है AN इक्वल टू होता, AP सीरीज बन रही है तो AP सीरीज में AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमको N की वैल्यू फाइंड करनी है। AN लास्ट टर्म होता है 996, लास्ट टर्म है इसका। A क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म होता है। A की वैल्यू 102 हो जाएगी। N की वैल्यू हमको फाइंड करनी है N माइनस 1। D की वैल्यू इनके बीच का डिफरेंस हो जाता है, 6 का डिफरेंस है इसमें। तो फर्स्ट में ये 102 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा 498 894 इक्वल टू आ जाएगा N माइनस 1 इंटू 6। अब 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 4 जा 24, रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो 6 9 जा 54। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया, n माइनस 1 इक्वल टू 149, तो n इक्वल टू आ जाएगा 150। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान, सत्र गणित, 12 भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों पढ़ते हैं, 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। 20 छात्र भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, 20 छात्र भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, 17 छात्र गणित पढ़ते हैं। ये 20 हो गए, ये 17 हो गए, और 12 गणित और भौतिक दोनों पढ़ते हैं। ये बीच में दोनों पढ़ते हैं, 12 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं। 10
छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं। तो इसमें अगर 12 विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं, 12 विद्यार्थी इसमें है गणित और मैथ पढ़ने वाले, और टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले 20 हैं, तो यहाँ बच कितने जाएंगे? यहाँ बच जाएंगे अब, अगर 12 फिजिक्स भी पढ़ते हैं मैथ भी पढ़ते हैं तो यहाँ 8 बच जाएंगे। और यहाँ टोटल 17 थे, 17 में से 12 मैथ फिजिक्स भी पढ़ते हैं, तो मैथ पढ़ने वाले ओनली होंगे 5 स्टूडेंट होंगे मैथ पढ़ने वाले। तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 5 25, 25 में ये 10 अलग से हैं तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डैश डैश 100 फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? अगर हम 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24 हो जाएगा, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, तो ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। तो हम अगर 6 से डिवाइड करते हैं इनको, तो 6 से ये तो डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 20 बार, तो ऐसे करके 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से आगे के सभी नंबर इससे डिवाइड हो जाएंगे 6 से, लेकिन 2 और 3 डिवाइड नहीं होंगे, 2 और 1 डिवाइड नहीं होंगे, 2 और 1 को ऐड करके आ रहा है 3/6, इसका मतलब हो जाएगा 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 पदों के लिए कुल 7 अभ्यर्थी हैं, पदों को कुल कितने प्रकार से भरा जा सकता है? अगर 3 पद हैं ये, तो इस फर्स्ट पद के लिए कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट आ सकते हैं, और सेकंड पद में एक स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 7 में से, सेकंड में कितने बचेंगे? फिर 6 में से कोई भी एक आ सकता है, और थर्ड में कितने बचेंगे? 5 में से कोई भी एक आ सकता है। तो टोटल कितने टाइप से भरा जा सकता है ये निकालना है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 जा कितना होता है? 30 होता है, 30 इंटू 7, 7 3 जा 21, इसके आगे 0 ऐड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अंकिक मान बराबर हो तो व्यास का अंकिक मान होगा। तो हमको दिया है वृत्त की परिधि होती है 2πr इक्वल टू हमको दिए है क्षेत्रफल के अंकिक मान बराबर हैं, क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो व्यास कितना होगा? व्यास हो जाएगा 2 का 2 टाइम इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 4 इकाई, 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो नई आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? यदि आयत की लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो L इंटू बी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि लंबाई को 2L कर दें और चौड़ाई को आधा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल LB ही रहेगा अभी भी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 0% की। अगला क्वेश्चन है, एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। एक घन के एक पृष्ठ का मतलब एक साइड के सरफेस का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हो गया घन का सरफेस वर्गाकार होता है, घन का प्रत्येक सरफेस वर्गाकार होता है, तो 4 इंटू भुजाएं घन का परिमाप हो जाएगा एक सरफेस का, इक्वल टू हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर।
तो घन की भुजा हो जाएगी 4 से ये 5 बार कटेगा तो 5 इसकी 5 सेंटीमीटर घन की भुजा हो जाएगी। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्रों में यदि एंगल बी रेशियो एंगल सी इक्वल टू 2:3 है तो एंगल बी का मान कितना होगा। एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो इसके लिए हमको ट्रायंगल का एक कंडीशन होती है। ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल की एक कंडीशन होती है जो एक्सटर्नल एंगल होता है, बाह्य कोण होता है, वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ट्रायंगल की एक कंडीशन होती है कि एक्सटर्नल एंगल उसके सामने के दो एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब है जो 130 डिग्री है वो किसके एंगल बी और एंगल सी के सम के इक्वल होगा। और एंगल बी और एंगल सी का रेशियो हमको 2:3 दे रखा है। तो हम 2:3 को 2x + 3x मान सकते हैं। इक्वल टू हो जाएगा हो जाएगा 130 डिग्री। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा 5 6 जा x इक्वल टू 26 आ गया। तो हमको b की वैल्यू निकालनी है। तो b इक्वल टू कितना है 2x है। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 × 26। तो 52 डिग्री इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी होगी। एक वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया और एक 10 सेंटीमीटर की जीवा है। तो अगर वृत्त के केंद्र से हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये दो इक्वल होंगे और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस हमको 13 सेंटीमीटर दे रखी है और जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो अब हम ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसमें हम ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर धन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो P का इस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा ये 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो P इक्वल टू आ जाएगा √144 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर क्या था, इसकी डिस्टेंस थी इसके सेंटर से, यही फाइंड करनी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि t² - 4t + 1 इक्वल टू 0 है तो t³ + 1/t³ का मान होगा। तो सबसे पहले हम t² + 1 इक्वल टू हमने 4t को इक्वल टू के उस साइड भेज दिया। अगर t को हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये t डिवाइड हो जाएगा। t² / t + 1/t इक्वल टू बन जाएगा ये 4। तो 1/t/1 + 1/t इक्वल टू 4 बन जाएगा। मतलब t + 1/4 इक्वल टू इक्वल टू ये 4 बन जाएगा। और हमने t³ + 1/t³ निकालना है तो इसका होल क्यूब कर लेंगे हम। क्यूब करने पर क्या आ जाएगा इसका t + 1/t का होल क्यूब हो जाएगा। ये इक्वल टू होता है t³ + 1/t³ + 3t² 1/t + 3t/t²। ये इसका a³ + b³ का होल क्यूब का फॉर्मूला इस फॉर्मेट में ओपन होगा ये। तो अब यहाँ पे t से t कट जाएगा, t से t कट जाएगा और t + 1/t की वैल्यू 4 है। 4 का क्यूब हो जाएगा ये। 4 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा t³
प्लस 1/t³ प्लस 3t प्लस 1/t बन जाएगा ये। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? ये 4 का क्यूब आ जाएगा 64 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा t³ प्लस 1/t³ आ जाएगा। ये यहाँ पे t प्लस 1/t की जगह आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 आ जाएगा ये। तो t³ प्लस 1/t³ इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस 12 आ जाएगा, 12 इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो 64 में से 12 माइनस करके कितना आ जाएगा? 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? ऑप्शन ए खेल विधि द्वारा, ऑप्शन बी प्रयोग विधि द्वारा, ऑप्शन सी ए बी दोनों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गणन संख्याओं का ज्ञान खेल विधि, ऑप्शन ए खेल विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणित आगमन में आकलन के लिए नींव का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत करता है? ऑप्शन ए पाठ्यवस्तु का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम व समानता का सिद्धांत, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गणितीय आगमन में आकलन के लिए नींव का कार्य ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पाठ्यवस्तु का सिद्धांत व अधिगम व समानता का सिद्धांत दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पाठ्यवस्तु का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी पक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन डी निष्पक्षता का सिद्धांत। राइट आंसर है इसका गणितीय अधिगम के आकलन का सिद्धांत नहीं है, पक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक है। ऑप्शन ए छानबीन करना, ऑप्शन बी तुलना करना, ऑप्शन सी स्व विश्लेषण करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गणितीय आगमन में स्व आकलन की तकनीक उपयुक्त सभी है। छानबीन करना हो गया, तुलना करना हो गया, स्व विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए सटीक अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सटीक अभिव्यक्ति और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस डैश डैश 1/49 × 50 इसको सॉल्व करके कितना आएगा ये करना है, सॉल्व करना है इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 1/1 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 × 2 आएगा। ऐसे ही अगर हम 1/2 × 3 है, इसको हम किस में लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3। ऐसे ही लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1/49 × 50। 1/49 × 50 को 1/49 - 1/50। अब बीच में इन सभी के प्लस का साइन है, अगर प्लस करेंगे तो -1/2 + 1/2 कट जाएगा। ऐसे करके ये कटते जाएंगे तो लास्ट में 1 - 1/50 इसका आंसर बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 - 1/50 इक्वल टू आ जाएगा 49/50। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 49/50। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। तो किसी भी वर्ष में, किसी भी लीप ईयर में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन बचते हैं।
तो 53 रविवार होने के लिए 52 तो ये हो गए रविवार, 52 रविवार इसमें आ जाएंगी। अब ये 2 दिन अगर इन 2 दिनों में से एक दिन में रविवार आ गया तो 53 रविवार हो जाएंगे। तो 53 रविवार के लिए हमको इन 2 दिनों के लिए प्रायिकता फाइंड करनी है। तो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? किसी वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन इक्वल होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे इक्वल होता है। तो इसमें हो जाएगा, अगर फर्स्ट दिन आपका संडे है तो दूसरा क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। अगर दूसरा मंडे है तो दूसरा ट्यूसडे हो जाएगा। अगर पहला ट्यूसडे है तो दूसरा हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। अगर पहला वेडनेसडे है तो दूसरा थर्सडे हो जाएगा। पहला थर्सडे है तो दूसरा फ्राइडे हो जाएगा। अगर पहला फ्राइडे है तो दूसरा सैटरडे हो जाएगा। पहला सैटरडे है तो दूसरा संडे हो जाएगा। और पहला संडे है तो दूसरा मंडे हो जाएगा। तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन हो गई। और संडे किस किस कंडीशन में आ रहा है? या संडे और मंडे में आ सकता है। संडे और सैटरडे और संडे 2 दिन में आ सकता है संडे। तो संडे की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी 53 संडे आने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल करें, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये इस वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये पूरा सॉल्व होगा। तो पहले 1+4/5, 1+4/5 कितना हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा ये। तो फिर 9/5 क्या हो जाएगा? 2+3/9/5 बन जाएगा। तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2+5 3 जा 15/9 हो जाएगा ये। तो ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जाइए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/3 आ जाएगा। 11/3 आ गया इसको सॉल्व करके। अब 11/3 को किससे 11/3 को हम 11/3 को हमको ये वाले इसे ऐड करना है। 1+2/11/3 आया था तो 3 ऊपर चले जाएगा। इसमें भी 1+2 × 3/11 इक्वल टू आ जाएगा ये 17/11 आ जाएगा ये। और 17/11 को हमने 1+1/17/11 तो 11 ऊपर चले जाएगा इसमें, तो 1+11/17 बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा 1+11/17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17+11/17 बन जाएगा। 17 में 11 ऐड करेंगे तो 28/17 बन जाएगा ये। अगर इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में निकालेंगे तो ये बन जाएगा 11/17। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a² + b² = 45 है, ab = 18 है, तो 1/a + 1/b होगा। तो 1/a + 1/b फाइंड करने के लिए हम इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू हमको 45 गिवन है और 2ab की वैल्यू हमको 18 गिवन है। तो ये हो जाएगा 18 × 2 = 36 + 45, इनको ऐड करके आ जाएगा 81। तो a + b इक्वल टू आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। a + b की वैल्यू 9 आ गई। a + b की वैल्यू हमारी आ गई। a + b इक्वल टू आ गया हमारा 9। तो हमको फाइंड क्या करना है? 1/a + 1/b फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो a + b/ab बन जाएगा ये। a + b की वैल्यू हमारी 9 आई थी और ab की वैल्यू हमको 18 गिवन है। तो इसको 9 से 18 2 बार डिवाइड होगा तो 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पर्यावरण के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी आयरनवुड, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी चीड़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वनों में ऑप्शन नंबर डी चीड़ नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी स्प्रूस, ऑप्शन सी महोगनी, ऑप्शन डी देवदार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी देवदार। शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन है, देवदार है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध जल विवाद। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। ऑप्शन ए आक, ऑप्शन बी धतूरा, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी बबूल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नीम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी जल मंडल, ऑप्शन डी जीव मंडल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए वायुमंडल। पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है, वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एक द्विदिशीय, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी एक दिशीय, ऑप्शन डी बहुदिशीय। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनश्चक्रण होता है। ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है। ऑप्शन सी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनश्चक्रण होता है। ऑप्शन डी श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनश्चक्रण होता है। ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, EIA का पूरा नाम है। ऑप्शन ए इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑप्शन डी इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 नवंबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, नील शिशु संलक्षण मिथेमोग्लोबिनेमिया जल में किसकी अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन ए फॉस्फेट, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी नाइट्रेट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट की अधिकता के कारण नील शिशु संलक्षण या मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता स्वीकार्य मात्रा है। ऑप्शन ए 1
मिलीग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन सी 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन डी 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है हैजा और आर्द्र ज्वर है। ऑप्शन ए कीड़े, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, बैक्टीरिया। हैजा और आर्द्र ज्वर का कारण है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है। ऑप्शन ए अदह, ऑप्शन बी स्फीतीय, ऑप्शन सी फॉस्फेट, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी नाइट्रोजन प्राकृतिक खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए बिजली चमकने से, ऑप्शन बी स्थिरीकरण जीवाणु से, ऑप्शन सी उर्वरक से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया था। ऑप्शन ए जल अधिनियम, ऑप्शन बी वायु अधिनियम, ऑप्शन सी पर्यावरण अधिनियम, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जल अधिनियम। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ऑप्शन ए पीपीएम में, ऑप्शन बी पीपीबी में, ऑप्शन सी डेसिबल में, ऑप्शन डी डॉप्सन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन इकाई में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1974 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1986 में। अगला क्वेश्चन है समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिशी सेवाएं, ऑप्शन सी पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ICDS का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रतिरक्षा हो गया, ऑप्शन बी स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिशी सेवाएं हो गया, पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ISO 14000 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू। ISO 14000 मानक संबंधित है। ऑप्शन ए प्रदूषण प्रबंधन से, ऑप्शन बी जोखिम प्रबंधन से, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रबंधन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है ISO 14000। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन ए कार्बन कार्बन बंध में, ऑप्शन बी हरी पत्ती में, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन में, ऑप्शन डी बायोमास में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कार्बन कार्बन बंध में। अगला क्वेश्चन है कुछ जीव जैसे घास, सिंह, पर्णी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी पारस्परिक सहयोग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी समुदाय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन ए चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाद्य सामग्री ले जाना, ऑप्शन बी चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर
कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। तो राइट आंसर होगा, हम चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो श्वसन नली में जमा हो गई है। ऑप्शन बी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। ऑप्शन नंबर डी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण व वृद्धावस्था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन बी, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन डी, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, बच्चों को खेलने के लिए बाहर मैदान में ले जाएंगे। ऑप्शन बी, उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने को कहेंगे। ऑप्शन सी, पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित दृश्य श्रव्य सहायक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन डी, विषय को तत्काल बदलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी, पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्र में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन बी, अवलोकन का विकास करना। ऑप्शन सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ऑप्शन डी, डाटा संग्रह का विकास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया। ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव के ऊपर। ऑप्शन बी, अंटार्कटिक के ऊपर। ऑप्शन सी, अफ्रीका के ऊपर। ऑप्शन डी, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अंटार्कटिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए, फोटोमीटर। ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी, पोटोमीटर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है। ऑप्शन ए, क्लोरीन। ऑप्शन बी, ओजोन। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए, वन। ऑप्शन बी, रेगिस्तान। ऑप्शन सी, पहाड़। ऑप्शन डी, समुद्र। तो सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है ऑप्शन डी, समुद्र।